नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सप्तम भाव का कुंडली के अन्य भावों के साथ क्या संबंध है। सप्तम भाव कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव में से कहा जा सकता है। कारण किसी भी जातक के जीवन में यदि उसको लगता है कि मेरा प्रारब्ध बली नहीं है, मेरे पूर्व जन्म का उसका कोई उसको फल नहीं मिल पा रहा है, उसका भाग्य भाव भी बली नहीं है, लेकिन उसका जो पार्टनर है, जो उसका वैवाहिक पार्टनर है, उसका अगर भाग्य बली है या कई ऐसे भाव जो मेरे चार्ट में कमजोर हैं, मेरे वाइफ के चार्ट में वो बली है, तो उसका प्रयोग दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं मेरे जीवन में जो रिक्तता है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको मैं किस भाव के माध्यम से पूरा कर सकता हूं, वो सिर्फ एक भाव है, सप्तम भाव। ये कहना बड़ा सरल है, सिर्फ एक भाव, और यही हम सबसे बड़ी चूक कर देते हैं। अगर सातवां भाव कुंडली का बली है, यकीन मानिए मैं भाग्यवान नहीं भी हूं, मेरे पास धन संपदा नहीं भी है, तभी भी मैं जीवन में कई प्रकार के सुख अपने वैवाहिक पार्टनर के जरिए ले पाऊंगा। और ऐसा इसीलिए नौमांश चार्ट को सबसे ज्यादा बली माना जाता है आफ्टर लग्ना चार्ट। आप भी इस बात को समझते हैं। ज्यादातर लोग ज्योतिष में कोई 6 महीने से 1 साल से प्रैक्टिस में है, कम से कम इतने तो इतना तो आप समझते हैं, जो भी इतने समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि वर्ग चार्ट में सबसे बली क्यों नौमांश चार्ट है, क्योंकि उसका सीधा संबंध सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है। ये कह सकते हैं मेरा जो विवाह के बाद वाला चार्ट है, उसको मैं अपने लग्न चार्ट के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। किसको? अपने D9 या नौमांश चार्ट को। क्लियर? हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा जो सर्वे सर्वा है वो तो लग्न चार्ट ही रहेगा, लेकिन कई दफा ऐसा होता है मुझे विवाह से पहले उन चीजों का सुख नहीं मिला, विवाह के बाद मुझे अपने पार्टनर के भाग्य के कारण, पार्टनर के बल के कारण उन चीजों का सुख मिलना शुरू हो गया। ये शिव है तो ये शक्ति है। क्लियर हो गया? तो जातक की शक्ति सप्तम भाव में विद्यमान है, तो सप्तम भाव का बली होना बेहद आवश्यक है। और कई दफा हम किसी पर कुछ जीवन में कमी होती है तो उसको उस पर दया भी कर देते हैं कि भाई इसका पार्टनर इस प्रकार नहीं है, लेकिन यह बात हमें ध्यान रखनी होगी कि यहां कोई भी दया का पात्र नहीं है। अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसी कमी आ गई है तो मुझे स्वयं उस कमी को दूर करना होगा। कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरा विवाह अनुकूल नहीं हुआ है, तो दो रास्ते हैं, या तो भाई बार बार यही करते रहें, वैवाहिक संबंध बदलते रहें और वो दुख लेकिन खत्म नहीं होगा। दूसरा, मैं तब के लिए ठान लूं, देखिए दूसरे से भी विवाह करेंगे, अगर पहले विवाह में संतुष्टि नहीं मिल रही है तो ये बात तय नहीं कि आपने रेमेडी कर ली है, तो क्यों ना हम उसी को एक प्रायश्चित के तौर पर संभालने का प्रयास करें। हालांकि देश काल परिस्थिति अनुसार हो सकता है ये बात सबके लिए सरल ना हो, फिर भी अगर हमें लगता है कि भाई उस संबंध को चलाया जा सकता है तो यही प्रायश्चित भी होगा। क्योंकि भाई भगवान या ईश्वर या प्रकृति कभी गलत नहीं कर सकती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा, ये मेरी सोच है, क्योंकि मेरी बुद्धि में दोष है तो मैं सोचता हूं यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैंने तो आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया। क्योंकि मुझे कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, मैं खाली अपनी बुद्धि से चीजों को एनालाइज करता हूं और भगवान को भी भला बुरा कहने से नहीं चूकता हूं। तो फिर मैं उसी मंद बुद्धि से ये बोल देता हूं भाई मेरा वैवाहिक सुख किस कारण से भंग हुआ, तो ये बात पूरी तरह गलत है। अगर हम ईश्वर में मानते हैं, अगर हम प्रकृति में मानते हैं, तो ये लाइन, ये पंच लाइन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और यही एकमात्र उपाय है सभी ट्रैप से बचने का, सभी प्रकार के जंजाल से बचने का, कि प्रारब्ध स्वीकार है और कर्म फल बरकरार है या कर्म बरकरार है। हमें जो भी हमारे पूर्व जन्म के पुण्य से मिला है उसको हम स्वीकार करते हैं। अब वो बुरा मिला है, अच्छा मिला है, उसमें हम रोने चिल्लाने वाले नहीं है। अगर मुझे लगता है कि कुछ कमी है
तो मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, और अगर अच्छा है तो उसको मैं मेंटेन करने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। और यहां मेहनत और एक प्रायश्चित, ये दो अलग अलग वाक्य हैं। मेहनत तो सभी प्राय करते ही हैं। किसी से भी हम बात करते हैं, जब कभी उसकी कुंडली देखते हैं, कहता है जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया है अपनी चाह में। एक ये बुरा है, एक होता है मैं प्रायश्चित की दृष्टि से भी देख रहा हूं, या जिसको बोलते हैं तपोबल अर्जित कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। किसी को ठेस पहुंचाना ये एक अलग विषय, अच्छी बात, आप नहीं पहुंचाते हैं ठेस, पहुंचाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपने अपने जीवन में तप अर्जित किया है? तप का अर्थ होता है सबसे कठिन जो बल माना जाता है, जो तप माना जाता है, उसका संबंध 7 और 8 से ही है। हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन और हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, हमारे जो लैगिंग अंग हैं, उनकी पूर्ण शुचिता का ध्यान क्या आपने जीवन भर रखा है या नहीं रखा है? अब अभी हम ये नहीं बात कर रहे वो क्या करता है, ये क्या करता है, कहते जी उसके जीवन में उसने तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, अच्छाई आ रही है। ये तुलनात्मक दृष्टि हम बुराई में तुरंत ले आते हैं, अच्छाई में नहीं लाते हैं। तो ध्यान रखना है, हमें इस प्रकार की तुलना नहीं करनी है। उसका क्या प्रारब्ध है हमें नहीं देखना, हमारा प्रारब्ध हमें नहीं बिगाड़ना है। इसीलिए एक रूपता लानी चाहिए पूरी तरह से। ये तो दिखने में गलत लगता है कि कोई व्यक्ति अपने पार्टनर को झूठ बोलकर दूसरे पार्टनर से इन्वॉल्व है। तो इसलिए ध्यान रखना है, विवाह है तो फिर वैवाहिक संबंध में किसी प्रकार के अनावश्यक प्रेमी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। उसी से आपको प्रेम करना है, उसी से ही आपको अपना जीवन सुधारना है, अगर उसकी कुंडली के भावों का बल आप चाहते हैं। समझिए, मैं बहुत बड़ी आपको बात बता रहा हूं। 7वें भाव को जनरली लोग अवॉइड करते हैं, कम आंकते हैं। मेरे जीवन में मैं समझता हूं अगर कुछ भी नहीं है, 7वें भाव का बल मुझे मिल जाता है, यकीन मानिए आपके जीवन में सारे भाव बली हो जाएंगे। नवमांशा का बल, जो लोग कहते हैं कि भाई नवमांशा का बल है, मेरा बहुत बली चार्ट है नवमांशा, याद रखिएगा उसी को नवमांशा का बल मिलेगा जिसने अपने वैवाहिक पार्टनर को एक माना है। माने अपना सारा का सारा जो पतिव्रत धर्म या पत्नीवत धर्म का पालन अगर वो करता है, तो ही उसको सप्तम भाव का पूरा बल मिलेगा। नहीं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो मार खाएगा ही खाएगा। तो ये सबसे बड़े तप हैं जो हर एक के बस की बात नहीं है। तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई मैं जीवन में अगर 2 घंटे 1 घंटे कोई जब भी कर रहा हूं, उसके बावजूद भी जीवन में क्यों मेरे हार्मनी नहीं आ पा रही है, कारण मैंने 7वें भाव के साथ 8वें भाव के साथ कुछ छेड़खानी की है। तो वो मुझे नहीं बिगाड़ना है। तब भी करीब करीब सभी लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सही ट्रैक है तप का, वो क्या है? सबसे बड़ा तप माना जाता है अपने ब्रह्मचर्य को संजो कर रखना। क्लियर हो गया? विवाह से पूर्व अनावश्यक संबंध, विवाह के बाद अनावश्यक संबंध हमारे भाग्य को, हमारे सारे पूर्व अर्जित पुण्यों को तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है, जो भी अपने पार्टनर के लिए प्रॉमिसिंग नहीं होगा उसको दूसरी की कुंडली का फायदा नहीं होगा। दूसरे की कुंडली का अर्थ, अब जैसे 7वें भाव के साथ हम संबंध निकाल रहे हैं, तो अगर मेरा 7वें भाव से मैंने गिना 1 2, अष्टम भाव बहुत बली है, तो अष्टम भाव का बल मैं तभी उसका फायदा ले सकता हूं जब मैं अपने पार्टनर के साथ प्रॉमिसिंग हूं। मैंने अपनी कुंडली से देखा 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया? मेरे पार्टनर का फैमिली प्रेस्टीज बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा कुंडली का 11वां भाव बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से 7 8 9 मेरे पार्टनर का भाग्य बताता है जातक का 3य भाव। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए, मैं अपने रेफरेंस में बात बोल रहा हूं, तो इसको आप अपने कुंडली में भी एज लगा सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली का 3रा भाव बली है, इसका मतलब आपके पार्टनर के भाग्य के सारे आपकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब तक हमने इसको ही स्वीकार नहीं किया। कई दफा आपने देखा भी, कहता है मैं कुछ एक चार्ट आए तो विवाह वो नहीं करना चाह रहा है, बहुत लंबी आयु हो गई है, कहता जी विवाह मेरा करने का विशेष कोई नहीं है विचार, आप बताइए क्या करना चाहिए। उसका मैंने 7वां भाव देखा, बहुत अच्छा है,
और 7वें भाव से जब गिने कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया आ रहे थे। मैंने कहा भाई विवाह कर ले, कई चीजें जो जीवन में जिसके लिए तू तड़प रहा है, जीवन में जिसको हर चीज उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा है, उस सुख का अनुभव नहीं है, एहसास नहीं है, विवाह के बाद हो जाएगा। तो याद रखिए वो किससे कनेक्ट हो रहा है, वो 7वें भाव से कनेक्ट हो रहा है। तो ये सिर्फ एक वाक्य कि जी पार्टनर का भाव होता है, पार्टनर का भाव नहीं होता है। हमारे जीवन में सभी भावों के रिक्तता को पूर्ण करने का मादा सिर्फ एक भाव रखता है, वो है सप्तम भाव। मेरा पूरक कौन है? सप्तम भाव। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूं, किसने पूरा किया? सप्तम भाव। यहां पर एक, जब मैं शिव और शक्ति बोल रहा हूं, इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप समझिए। अगर आपने कभी भी काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ की कथा सुनी हो कि भाई कैलाश में भगवान शंकर बहुत लंबे समय से तप कर रहे थे, तो पार्वती जी बीच में उनको, जब वो उनका ध्यान टूटा, तो पार्वती जी ने कहा आपका जीवन में मेरा क्या महत्व है? भगवान शंकर ने एक साधारण शब्द में कहा कि भाई जो साधारण दूसरे जीवों का महत्व है, ऐसे ही आपका भी महत्व है। तो ये बात माता पार्वती को थोड़ी ठीक नहीं लगी कि भाई मैं तो उनके लिए अन्न की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं करती हूं। तो माने ठीक नहीं लगी, इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में कोई भगवान शंकर के लिए कोई अनादर भाव जा गया, कोई ऐसा। तो उनको भी लगा ठीक है मैं चलती हूं। तो वो जाके अपना काशी, जहां अन्नपूर्णा मां का मंदिर माना जाता है, वहीं उन्होंने निवास कर लिया। भगवान शंकर की जब आंख खुली तो उन्होंने देखा मां पार्वती है नहीं, और अब उनका जो इस प्रकार का विचार बना कि भाई मैं तो अपने आप को शक्ति विहीन मान रहा हूं। तो भगवान शंकर बड़े उनको अपनी शक्ति कमजोर जानी पड़ी। तो फिर वो इधर उधर घूमे जब, तो अन्नपूर्णा के पास गए और उन्होंने भिक्षा ली कि भाई यानी वो किस परिप्रेक्ष्य में बात है, शिव के पास भी बिना शक्ति के उनको बड़ी रिक्तता लगती है। मेरा जीवन कहते अकेला हो गया, मेरे जीवन का बल चला गया, मेरे जीवन की शक्ति क्षीण हो गई। तो ध्यान रखना है, भगवान विष्णु लक्ष्मी से मिलन करने के बाद ही पूर्ण है। कुंडली में भी विष्णु हाउस जब तक लक्ष्मी हाउस से नहीं मिलता है, तब तक राजयोग का फायदा नहीं होता है, और धनयोग में तो सीधा सीधा लक्ष्मी भाव का ही लेना देना। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है सप्तम भाव। क्लियर? तो जिसको भी अपने भाग्य की रिक्तता को, अपने जीवन की रिक्तता को परिपूर्ण करना है, 7वें भाव को हमेशा शुद्ध रखें, 7वें भाव के बल को टटोलें। अब इसमें हम और क्या क्या इससे कनेक्ट करते हैं, हमने यहां लिखा है बोर्ड पर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 1st से 7th, तो जीवन साथी का रंग रूप हम इससे देखते हैं। लेकिन बार बार समझिए, मैंने आपको अभी ये पॉइंट लिखे, उससे पहले जो बात बताई ये बहुत जरूरी है। अभी जो भी बात आएंगे वो सब फिर सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी विषय क्या है? मेरे भाग्य में अगर मुझे सिर्फ मेरे कुंडली के विष्णु हाउसेस मजबूत हैं, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि किसी जातक का विवाह से पहले उसके जीवन में कोई भी ऐसा रस नहीं था, वो बहुत तपस्वी तो था, या कह सकते हैं उसको मेहनती तो था, वो विद्यावान भी बहुत था, लेकिन कोई समाज में यश नहीं था। विवाह के बाद उसका समाज में यश भी हो गया, क्योंकि उसके जातक के विष्णु हाउस मजबूत थे और उसके महिला पार्टनर का लक्ष्मी त्रिकोण बहुत मजबूत था। तो इस प्रकार की कुंडलियों का मिलन जीवन बदलने वाला होता है, धनात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। तो और अगर विवाह के बाद कभी कोई ऐसी नेगेटिविटी आती भी है, तो आपको यही प्रायश्चित के तौर पर स्वीकार करना चाहिए, यही मेरा प्रायश्चित है। हालांकि देश काल परिस्थिति में क्या किसके साथ हो रहा है मैं एग्जैक्ट नहीं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी जब हम रेमेडी की बात करते हैं, तो रेमेडी हमारे शास्त्रों में भी साफ साफ ये लिखा है, भाई एक का पति थोड़ा कुरूप था, उन्होंने उसको ही सर्वे सर्वा मानकर उसकी सेवा की, और उसी सेवा से उनको इतना तप अर्जित हो गया कि वो प्रकृति के नियमों को भी बदलने का उनके अंदर मादा आ गया। तो आपको ये बात याद रखनी, हम प्रायश्चित की बात कहीं और सोचते हैं, क्यों ना वहीं कर लें, क्यों ना अपने घर पे ही वो रेमेडी कर लें। क्लियर हो गया? तो
ये आपको याद रखनी है, प्रारब्ध स्वीकार है, मेहनत बरकरार है। क्लियर? ये मेरे प्रिय मित्र मिस्टर अमित नागपाल का वाक्य है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बार बार इस वाक्य का, हालांकि कॉपीराइट मेरे मित्र का ही है, अमित नागपाल जी का, लेकिन फिर भी मैं इस वाक्य का बार बार प्रयोग करता हूं और मुझे गर्व है कि ऐसे ऐसे अच्छे मित्र मेरे जीवन में हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जीवन साथी का रंग रूप वो किस प्रकार का होगा? जैसे मान लीजिए यहां पर शनि बैठे हुए हैं तो पार्टनर थोड़ा सा सांवला हो सकता है। क्लियर? दोनों चीजें याद रखनी है, घर का मालिक और घर में सिटिंग एलिमेंट। घर का मालिक अगर शनि है, क्लियर हो गया? घर का मालिक अगर शनि है और शनि होकर स्वयं में ही बैठ जाता है। शनि की भी दो राशियां याद रखिएगा, लिबरल फॉर्म ऑफ शनि जो है 11 नंबर, वो रंग में सांवलापन सामान्यता नहीं लाता है। और जो 10 नंबर है, 10 नंबर यानी कैप्रिकॉन, मकर, वो रंग में सांवलापन लेकर आता है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्लियर हो गया? एक को हम स्थिर मानते हैं, एक को हम चर मानते हैं, और एक को श्रम और रोजगार मंत्रालय का रूप माना जाता है। तो शनि से, या बुध मान लीजिए यहां कहीं पीड़ित अवस्था में है तो वो उसको स्किन में कोई डिजीज दे सकता है पार्टनर को। तो इस प्रकार की चीजें हम यहां से अंदाजा लगाते हैं। और अगर उच्च का शनि यहां पर बैठा हुआ है तो फिर हमें क्या क्या चीजें देखनी है भाई? मान लीजिए शनि स्वग्रही बैठा है, फिर तो हमने खाली शनि को देखा, शनि पर कोई ऐसा द्वंद नहीं है, कोई शनि का कोई दुश्मन साथ में नहीं है, सांवला है पार्टनर लेकिन अच्छा है। शनि के जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हम जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया, यहां पर हम शुक्र को देख रहे हैं क्योंकि ये घर किसका है? शुक्र का। और अगर मान लीजिए शनि यहां बैठा हुआ है तो शनि उच्च का है, शनि उच्च का है, लेकिन उसके बावजूद भी शनि यहां पर स्किन को थोड़ा सा सांवला कर देगा। और मुख्य रूप से पावर किसके पास रिजर्व्ड है? घर का मालिक कौन है? शुक्र। अगर शुक्र यहां बली हो जाता है, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, तो फिर शुक्र के गुण भी, कोमल व्यवहार, ये सब चीजें उसके पार्टनर में सामान्यता होंगी ही होंगी। तो इस प्रकार से हम पार्टनर के रंग रूप का अंदाजा, कोई भी साझेदारी, साझेदारी यानी पार्टनरशिप भी हम 7th हाउस से देखते हैं। क्लियर? तो 7th हाउस अगर कमजोर है, कोई झगड़ा है वहां पर, तो हम पार्टनरशिप में भी कमजोर होते हैं। कोई भी हम पार्टनरशिप ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है। गुप्त अंग, गुप्त अंग में हम क्या देख रहे हैं? इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन। किसी महिला के लिए यहां से हम गर्भाशय का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कुछ यूटेरस संबंधी विकार है। अगर कुछ 7वें भाव में कमजोरी है तो यूटेरस में कमी आ सकती है। कुछ किडनी संबंधी विकार है और यूरिन संबंधी कुछ विकार है, 6th हाउस से देखा जाता है। तो वो इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं हम। 7वें और 8वें दोनों से मिला के हम देखते हैं। 8वें भाव को बोलते हैं हम एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन। क्लियर हो गया? तो पुरुष शिशिर की बात करें और महिला योनि की बात करें तो फिर हम अष्टम भाव को ध्यान देते हैं। और अंदर के अंगों की बात करें तो फिर हम 7वें भाव से अंदाजा लगाते हैं। तो इस प्रकार से कोई दोष है या फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, महिला गर्भ धारण करेगी और तुरंत संतान का जन्म होगा, वो भी हम 7वें भाव से अंदाजा लगा रहे हैं अगर किसी महिला जातक की कुंडली है तो। ठीक है? फिर इसमें और क्या क्या देख रहे हैं? दूसरे भाव से छठा भाव, 2nd से 6th। क्लियर हो गया? दूसरे भाव से छठा भाव। अब इसमें यह बात कई दफा लिखी हुई है कि भाई जैसे यहां लिखा है पारिवारिक झगड़े, शत्रु, कर्ज। अब इसमें दो चीजें, परिवार का झगड़ा या परिवार का झगड़ा जो हम पर प्रभाव डाल रहा है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये संतान है तो 1 2 3 संतान की यात्राएं या संतान की वो यात्राएं जो हमें प्रभावित करती हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये हमारा चार्ट है। तो आपको ये बात नहीं भूलनी है, चाहे मामा का फायदा दिखा रहा है, मौसी का फायदा दिखा रहा है, मौसी का कुटुंब दिखा रहा है। क्लियर हो गया? ये मौसी से दूसरे नंबर पर है, लेकिन मौसी के कुटुंब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट आप पर पड़ेगा, तभी ये आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2 भाइयों के चार्ट है तो दोनों के ही वो मासी या मामा लग रहे हैं, लेकिन एक के चार्ट में मामी
माने मामा का फायदा दिखाई दे रहा है या मामा के कुटुंब का यश ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई मामा के बैंक बैलेंस का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जातक भी फायदा ले पाएगा। तो आपको इस प्रकार से समझना है, बेशक वो मामा का धन है, बेशक वो मौसी का धन है, लेकिन उस धन का मेरे जीवन पर प्रभाव ही मेरी कुंडली से देखा जाएगा। क्लियर? तो ये आपको अंतर ध्यान रखना है कि भाई जैसे कई बार बोल दिया ये विदेशी है, तो विदेशी का अष्टम भाव क्या होता है? विदेशी की आयु, लेकिन हम विदेशी का कष्ट भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसका संबंध अपने जीवन में देख रहे हैं कि उस विदेशी का संबंध या कोई हम विदेशी इस प्रकार से भी कह रहे हैं यहां पर कि भारत में ही रहता है वो, लेकिन वो अलग कल्चर का है, कोई दूसरे धर्म को मानने वाला, कोई दूसरे बहुत दूर क्षेत्र में, कोई गुजरात में रहने वाला है, कोई आसाम में रहने वाला है। इस प्रकार का सांस्कृतिक भेद बहुत बड़ा है, उनकी संस्कृति एक अलग प्रकार की है। उसके बावजूद भी हम उसका हमारे जीवन में कोई इस प्रकार का प्रभाव है, वो हम ध्यान दीजिए, बेशक से विदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं? हमारे अपने लिए बात कर रहे हैं। तो वो ध्यान रखना है कि पारिवारिक झगड़े, शत्रु, कर्ज, तो ये हम पूरे कुटुंब की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कुटुंब की बात करते हैं और अपनी बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि भाई कोई ऐसा जो हमारे पूरे नात रिश्तेदारों के लिए एक संकट बना हुआ है, कोई ऐसा शत्रु, उसमें मेन फोकस पॉइंट मैं नहीं हूं। ध्यान दीजिए, अगर मैं मेन फोकस पॉइंट हूं तो फिर मैं छठे भाव से ही देखूंगा मेरे शत्रु, लेकिन कुटुंब का शत्रु है वो हम सातवें भाव से देख रहे हैं। अब सातवें भाव का स्वामी बली अवस्था में है, दूसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में हेल्थी मूड में बैठा है, तो कोई पारिवारिक शत्रु नहीं होगा, कोई पारिवारिक कर्ज नहीं होगा। क्लियर हो गया? झगड़े, शत्रु, कर्ज। और अगर इस प्रकार का कोई माहौल बनता है कि शुक्र इसका स्वामी है और यहां पर शुक्र बैठा हुआ है और किसी के साथ झगड़े करने, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य को भी परेशानी, माने सूर्य इस राशि में नीच के हो जाते हैं, हालांकि स्वग्रही होने के कारण उसका नीच भंग जरूर हो रहा है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि भाई इसका स्वामी यहां पर उसको कोई परेशान कर रहा है, तो हम यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पारिवारिक झगड़ा होगा, लेकिन इस झगड़े में विजयी कौन होगा? परिवार ही विजयी होगा, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की सबसे ज्यादा अगर वो स्वग्रही है तो उसकी अपने घर में चलेगी, ना कि दूसरे प्लैनेट की चलेगी। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से चीजों को समझना है कि अगर कोई शत्रु भी बैठे हैं, लेकिन वो शत्रु का नीच भंग करवा रहा, जैसे अभी हमने जो चार्ट का एग्जांपल लिया था, सूर्य बैठ गया शुक्र के साथ, और दूसरा ये मिलन एक प्रकार का राजयोग भी है, तो राजयोग में वो नेगेटिविटी को मिनिमाइज भी कर देता है, क्योंकि वो लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी भी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो पूरी करेगा। बेशक से कोई पारिवारिक शत्रु है, अब इसमें सीधी बात यह कि भाई किसी के पास कुछ धन संपदा है, उसी के कोई शत्रु होंगे, अब कुछ उसके पास नहीं है, निल है वो, उसके लिए कोई इस प्रकार का पारिवारिक कर्ज, पारिवारिक शत्रु उस प्रकार का नहीं बनता है सामान्यतः। वैसे भी हम दूसरे भाव से भी शत्रु का अंदाजा लगाते हैं, जो भी धन संबंधी शत्रु हैं। अगर आप बृहत पराशर होरा शास्त्र के कुछ श्लोकों को डिकोड करते हैं तो एक कंफ्यूजन आ जाता है कि वे दूसरे से देखते हैं कि छठे से देखते हैं। दूसरे में भी शत्रु वाली बात लिखी है, लेकिन जो धन संबंधी शत्रु हैं वो हम दूसरे भाव से अंदाजा लगाते हैं। सामान्यतः जीवन में शत्रु हैं वो छठे भाव से, और सामान्यतः हम ये भी ऐसा भी समझें कि दूसरे भाव से जो शत्रु संबंध बनता है वो मुख्य रूप से मुझे टारगेट नहीं कर रहा है, वो हमारे कुटुंबियों का शत्रु है, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूं निश्चित रूप से, तभी वो मेरी कुंडली में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं ही मेन रडार पर नहीं हूं, मेन फोकस पर मैं ही नहीं हूं। तो ये अंतर आपको समझना है। थर्ड से फिफ्थ क्लियर होगा? तो तीसरे भाव से पांचवा है तो भांजे, भतीजे, भाई की डिग्री, प्रेम संबंध। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव है मेरे सहोदर, मेरे हमउम्र भाई बहन और मुझसे छोटे भाई बहन, इससे गिनते 1 2 3 4 5, तो थर्ड से ये फिफ्थ है, तो मेरे भाई बहनों के बच्चे। क्लियर हो गया? मेरे भाई बहनों के बच्चे यानी भांजे, भतीजे, वो सातवें भाव से अंदाजा लगाया जाता है। अभी कुंडली का सातवां भाव बली है,
इन दोनों के मालिक आपस में फ्रेंड हैं, इकट्ठे हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो मेरे जीवन में एक अहम भूमिका निभाएंगे। और क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? मेरा कोई छोटा भाई है, उसका कुछ प्रकार का केस चल रहा है कि भाई वो किसी प्रेम प्रसंग में फंसा हुआ है और उससे हमारा समाज में अपयश हो रहा है। तो भाई का प्रेम प्रसंग कहां से देखा जाता है? 7वें भाव से। याद रखिए, यहां पर मैरिज की बात नहीं हो रही है। भाई के विवाह के लिए हम अपनी कुंडली का 9वां भाव देखते हैं, या वैवाहिक पार्टनर। और अगर कोई इस प्रकार का प्रेम प्रसंग वाला पार्ट है तो फिर हम 7वें भाव से, कोई ऐसा द्वंद है, झगड़े के मूड में है, दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल बनती नहीं है, तो फिर हम इस प्रकार से अंदाजा लगाते हैं। एक बात और याद रखनी है, अगर दो प्लैनेट झगड़े के मूड में भी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो कोई राजयोग बना रहे हैं, कोई धन योग बना रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई बेशक से उससे हमें समस्या तो आएगी। हमारा भाई इस प्रकार के प्रेम प्रसंग में फंसकर कोई हमें हमारे लिए संकट पैदा कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो राजयोग बना रहा है तो उसके लिए वो भी यश दिलवाने वाला होगा। कुछ समय के बाद वो संकट चला जाएगा। तो ये राजयोग का महत्व बढ़ जाता है। राजयोग किसी नेगेटिविटी को नील करने की ताकत भी रखता है। दो शत्रु भी अगर राजयोग में आ जाते हैं तो काफी हद तक उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर? जैसे शनि और मंगल, शनि मंगल के स्वभाव को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अगर दोनों, जैसे यहां पर भी आप देख लें, मंगल लग्नेश है और शनि दशम भाव के स्वामी, अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये राजयोग भी है और धन योग भी है। तो फिर आप खाली शत्रुता वाला पार्ट मत ध्यान रखिएगा, फिर आपको यह भी याद रखना है कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भरपूर फायदा भी मिलेगा। बिकॉज एक मंगल अच्छा कमाल का मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल में उसकी अच्छी पकड़ है, और शनि इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में अच्छी महारत रखता है। क्लियर हो गया? इनफैक्ट शनि की आज्ञा से ही राहु इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर में कमाल कर सकता है। कुंडली में राहु भी बली है, शनि भी बली है, आपके जीवन में ऑटोमेशन का भरपूर आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है वो जातक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हो। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। तो भाई की डिग्री सर्टिफिकेशन, मैं भी भाई के विद्या के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि उसको कितना इंटरेस्ट है पढ़ाई का। भाई की पढ़ाई के बारे में अगर विचार करना है तो 1 2 3 4, नॉट एग्जैक्टली पढ़ाई, हम इसको कह सकते हैं कि भाई उसका कोर इंटरेस्ट। क्योंकि हम समाज में ज्यादातर आज डिग्री के बल पर एनालाइज करते हैं कि यार इसको फर्स्ट डिवीजन मिला है, इसका 96% मार्क्स है। चाहे मतलब मैं किसी का बुरा नहीं कह रहा, 96% के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कई दफा क्या होता है, वो शिक्षित व्यक्ति भी वो उसको कोर इंटरेस्ट अगर कभी बात करते हैं कि थोड़ा बताइए आप समाज के बारे में, तो लगता है यार ये तो निल सा है, कोर इंटरेस्ट नहीं है। कहीं सोसाइटी के बारे में जो रियल नॉलेज होना चाहिए उसको नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव पीड़ित है। तो भाई का जो कोर इंटरेस्ट है, जो विद्या से संबंधित विषय है, एजुकेशनल एबिलिटी भी आप कह सकते हैं, उसको हम छठे भाव से देखेंगे। लेकिन भाई का डिग्री सर्टिफिकेशन, उसको जो डिग्री मिली है, कहता जी वो पूरा ध्यान उसी में लगाता है वो, क्योंकि आपकी कुंडली का 7वां भाव बली है, और अगर बली है तो भाई की डिग्री निर्विरोध समय से पूरी हो जाएगी। कोई ऐसा प्रश्न आ गया, प्रश्न कुंडली कुछ कि भाई बहुत परेशान है, उसका डिग्री पूरी होगी कि नहीं होगी, आप मेरी कुंडली से बताएं। कहता जी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में जो दशाओं का पैटर्न है वो भी काफी ज्यादा सपोर्टिव है, इनसे संबंध बना रहा है, आप चिंता मत कीजिए। कई दफा हमारा छोटा भाई, उसकी पढ़ाई के लिए हम बड़े चिंतित होते हैं, तो फिर हम 7वें भाव से अंदाजा लगा सकते हैं। और क्या चीज, ये चौथे भाव से चौथा भाव है। क्लियर? तो ये माता का घर, मातृभूमि का सुख। क्लियर हो गया? ये हमारा मां, और ये 1 2 3 4, हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर हम मां से मां की बात करें। क्लियर हो गया? या हम नानी की भी बात कर सकते हैं, हालांकि ननिहाल हम यहां से देखते हैं। क्लियर हो गया? यानी मम्मी का घर या मम्मी के भाई बहन। लेकिन अगर हम
नानी के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम 7वें भाव से वो अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि ये हमारी माता जी हैं और ये उनकी माता जी हैं। 4th से 4th माता का सुख, लेकिन ध्यान दीजिए वो जो माता का सुख है उसका संबंध जातक के जीवन में। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि वो मां का सुख, या कभी ऐसा बोल रहे हैं मां को सुख। क्लियर? मां को सुख, लेकिन उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट जातक पर पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना, दो अलग अलग लाइनें हो गई, मां का सुख या मां से सुख। ज्यादा सटीक बैठता है मां से सुख, लेकिन मां को भी सुख निश्चित रूप से मिल रहा है, तभी वो आपके चार्ट में दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आपको अपनी मां के जीवन में, उनका जीवन में उनको कैसा सुख मिलता है, तो आपको उन्हीं के चार्ट से अंदाजा लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये चार्ट अगर मेरा है तो मां के जरिए मेरे जीवन में क्या सुख मिलने वाला, वो पार्ट ज्यादा हाईलाइट करेगा। तो दोनों में आई थिंक हम लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। और मातृभूमि का सुख, क्योंकि यहां से मातृभूमि भी देखी जाती है। कई दफा लोग कहते हैं कि भाई मेरी माता जी तो बहुत कम उम्र में उनका देहावसान हो गया, लेकिन मुझे अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है। क्लियर हो गया? चंद्रमा कहीं पीड़ित है लेकिन चतुर्थ भाव मजबूत स्थिति में है, तो फिर वो क्योंकि चतुर्थ भाव के और भी कई चीजें वो बताता है, मातृभूमि बताता है, तो जीवन में उसको सुख कहीं ना कहीं मिल ही रहा है, उसको अपनी होमलैंड से बहुत प्रेम है, तो इस प्रकार का जो सुख है वो चतुर्थ से चतुर्थ देखा जाता है। मातृभूमि हमारी अच्छी, हमारे पास जमीन जायदाद भी है, जमीन जायदाद का 1 2 3 4 सुख हम सप्तम भाव से अंदाजा लगाते, इसीलिए बोलते हैं कुंडली का एक भी ग्रह, एक भी भाव बहुत बली होके बैठा है, निश्चित रूप से जातक के पूरे जीवन को सुधार देता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो हर प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा, किसी संबंधी के जरिए, किसी अंग के जरिए वो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। 5th से 3rd दूसरी संतान, प्रेमी प्रेमिका का भाई, तो 1 2 3 5th हाउस हम देखते हैं अपनी संतान के लिए, और ये संतान के भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर होगा? तो जो दूसरी संतान है, पहली संतान हम यहां से देख रहे हैं, दूसरी संतान हम 1 2 3 इसका भाई बहन, इस प्रकार से अंदाजा लगाते हैं। और हम अपना जो रोमांस वाला पार्ट है, याद रखिए अभी हम वैवाहिक संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, कोई प्रेमी, क्लियर होगा? ये कोई महिला जातक की कुंडली है तो उसका प्रेमी और उस प्रेमी का भाई या बहन, वो सप्तम भाव से देखा जाता है कि भाई वो हमारे लिए सपोर्टिव होगा, अगेंस्ट होगा, ये सब चीजें यहां से अंदाजा लगाते हैं। और अगर आप इसको अपने संतान की कुंडली मान लें, माने पंचम भाव को प्रथम भाव मान के, तो फिर ये भाव आपको कई चीजें बता देगा। 1 2 3 बच्चों का पराक्रम, फिर हम बच्चे ओवरऑल इसी में मानेंगे, पंचम भाव बच्चों का पराक्रम है। और थोड़ा और आपको अगर डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग करना है कि भाई पहले बच्चे का, दूसरे बच्चे का, तो फिर हम छोटे बच्चे का पराक्रम 1 2 3 यहां से अंदाजा लगा रहे हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भाव पर चर्चा करते हैं तो उस भाव को लग्न मानकर काफी चीजें हम समझ सकते हैं। क्लियर होगा भैया? अब जैसे यहां हमने लग्न मान लिया तो ये उसका कुटुंब हो गया, ये उसकी छोटी यात्रा हो गई, ये उसके भाई बहन हो गए, और ये हमारे प्रेमी के भाई बहनों को रिप्रेजेंट करेगा सप्तम भाव, क्योंकि पंचम भाव से तृतीय है। संतान पक्ष में बात करें तो संतान की छोटी यात्राएं रिप्रेजेंट करता है, संतान का पराक्रम रिप्रेजेंट करता है, संतान का फॉर्मल कम्युनिकेशन भी सप्तम भाव से देखा जाता है। यानी जो हम लोग एक व्यवहारिक बातचीत करते हैं, या आप औपचारिक बातचीत भी बोलते हैं, औपचारिक बातचीत हम संतान की सप्तम भाव बली है वहां से अंदाजा लगाते हैं। ठीक है? और 6 से 2nd, तो छठे भाव से ये दूसरा भाव पड़ता है, तो शत्रु धन, ऋण उपभोग, अस्पताल
सेवा सुख। तो ये हम इसको सर्विस का भी भाव बोलते हैं, छठे भाव को। और सर्विस दो प्रकार की दृष्टि रखता है। एक तो भाई हम कोई पब्लिक सेक्टर में कोई सेवा, इस प्रकार का भाव कि भाई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है, कुछ प्रकार का कंपटीशन ओवरकम करना, कोई रिटन एग्जाम, उसका दशम भाव से संबंध आता है। और अगर हम कोई इस प्रकार का सेवा चैरिटी करना चाहते तो छठा भाव फिर टटोलते हैं। अब छठे भाव का संबंध सातवें भाव के साथ अच्छा आ रहा है या सातवां भाव बहुत बली है, यहां पर उच्च के ग्रह बैठे हैं, स्वग्रही बैठे हुए हैं, मित्रवत होकर बैठे हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये इसका स्वामी अपने से दो होकर, क्योंकि यहां बुध है, बुध यहां पर मित्र भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के यहां बैठा हुआ है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हम जीवन में इस प्रकार का कोई ना कोई सेवा करेंगे जिससे हमें बड़ा ज्यादा सुख मिलेगा। हम ये भी कह सकते हैं सेवा अर्जन। क्लियर हो गया? क्योंकि इसको कुटुंब कहा जाता है, अर्जन कहा जाता है। और ऋण से मुक्ति भी आप कह सकते हैं। क्लियर होगा? ऋण उपभोग भी कह सकते हैं। शत्रु धन, क्लियर, ये शत्रु है, ये शत्रु का धन कुटुंब रिप्रेजेंट करता है। और जो भी हमने लोन लिया है उस लोन का एक्युमुलेशन, उस लोन का उपभोग पॉजिटिव है। अगर जैसे हमने लोन ले लिया 50 लाख रुपए, कोई उसका अच्छे से हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया, हमने जो लोन लिया बहुत गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ, उसको हम ठीक है हमने समय तो चुका दिया, लेकिन हमें ऐसा लगा ये लोन नहीं लेना चाहिए था। वो कब हो रहा है? जब हमारा छठे और सातवें का संबंध अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोन है, ये उसका एक्यूमुलेशन है, उसका किस प्रकार से आपने उसको लगाया है, उसको उपभोग किया है। क्लियर? तो ये संबंध हम निकाल सकते हैं। फिर हम इसमें आठवें से क्या मानते हैं? इसको आठवें से 12वां, क्लियर हो गया? 8 से 12 माना जाएगा। तो फिर क्या चीज देखी जाती है? आठवें भाव से 12वां भाव चोर अपराधियों की गिरफ्तारी। 12वां भाव जनरली जेल यात्राओं की बात करता है, और अष्टम भाव को हम हमारे जीवन में होने वाले कष्टों के लिए भी देखते हैं, तो उनकी गिरफ्तारियां। और ये कोई ऐसा पार्ट नहीं कि आपको देखना ही पड़ेगा, अगर ये संबंध अच्छा है, ये ग्रह निर्दोष होकर बैठा है, यहां पर कोई भी ऐसा क्लैश के मूड में नहीं है, तो आपको जीवन में ये पार्ट, कोई नेगेटिव पार्ट नहीं देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इनफैक्ट अगर चार्ट में ये दोनों प्लैनेट भी कहीं अच्छी जगह राजयोग बना रहे हैं, तो आपको अपने विरोधियों से भी फायदा ही मिलेगा। क्लियर होगा? कभी वो अपने आपके लिए कोई ऐसी दुर्भावना नहीं लाएंगे। तो ध्यान देना है, चोर आपको जीवन में कष्ट देने वाले, उनको हानि 7वें भाव से देखते हैं। क्लियर? और 9वें भाव से गिनते हैं तो 9वें भाव से ये 11वां भाव है। 9वां भाव हमारे पिता को बताता है, गुरु को बताता है, हमारी धार्मिक प्रतिष्ठा को बताता है। तो धर्म का लाभ, गुरु का लाभ, लेकिन वो लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझ पर अपना प्रभाव दिखाएगा। क्लियर? तो 9वें भाव से 11वां भाव, तो पिता से लाभ। हालांकि आप इसमें यह भी लिख सकते हैं पिता को लाभ, लेकिन वो पिता का लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे बेनिफिट देने वाला है, मुझे फायदा देने वाला है। गुरु धर्म लाभ, क्लियर होगा? गुरु या धर्म, उससे लाभ भी हम 7वें भाव से अंदाजा लगाते हैं। 7वां भाव बली है, तो हमारे जो गुरु हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये गुरु के पद की बात जो है वो यहां से करते हैं, छठे भाव से, क्योंकि ये दशम है। तो समाज में मान लीजिए हमारे गुरु का कोई बड़ा पद नहीं है, उसके बावजूद भी गुरु से हमें वो मिला लाभ। हालांकि हम कोई सांसारिक लाभ दृष्टि से गुरु के पास नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो आध्यात्मिक लाभ हो, हमें गुरु से बहुत लाभ मिला है, क्योंकि 7वां भाव बली है, छठा भाव बली है, तो गुरु का स्टेटस बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी हम गुरु से डायरेक्ट कोई बेनिफिट की अगर बात करें या इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करें, तो फिर छठा नहीं 7वां भाव देखा जाएगा। क्लियर? तो दोनों में अंतर है। और दशम से दशम है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में भी अंदाजा लगाएं, तो ये दशम से दशम, अगर इस कुंडली में यहां दशमेश यहां चला जाता है अपने से दशम, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा करियर, क्योंकि करियर का स्वामी अपने से दशम उच्च का होके बैठ गया। जो भावम की बात करते हैं, तो वो नियम भी लागू हो गया, और
शनि उच्च का होकर 7वें भाव में बैठ गया, जिसको हम पार्टनरशिप का भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भी रोजगार में साझा विजय, क्लियर हो गया। कोई भी इस प्रकार की पार्टनरशिप में कोई ऐसी बड़ी जीत हम 7वें भाव से देखते हैं, उसका डायरेक्टली प्रभाव आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में पड़ेगा, क्लियर हो गया। जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड जो भी विजय का अंदाजा लगाना है कि भाई कोई ऐसी चीज है, जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने कुछ पार्टनरशिप में कुछ शुरुआत की है, कहता जी निश्चित रूप से मिलेगी। इसीलिए हम 7वें भाव को भी बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये दशम से दशम माना जाता है, क्लियर। फिर हम इसमें क्या देखते हैं कि 7th हाउस 11th से 9th है। तो मित्रों, चाचा का भाग्य, उच्च शिक्षा, ये हमारे मित्र हैं और इनसे गिनते हैं तो ये नवम है। मित्रों का भाग्य की बात कर लें और बड़े भाई बहनों के भाग्य की बात कर लें, चाचा उनके भाग्य की बात करें, उनकी बड़ी यात्राओं की बात करें, क्लियर हो गया। उनकी कोई भाई हमारे रिसर्च में है, कोई डॉक्टरेट में बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, उसका जीवन में उसको फायदा मिला और उसका यश मुझे भी मिलेगा अगर मेरा 7वां भाव बली है, क्लियर। तो इस प्रकार की चीजें हम यहां से अंदाजा लगाते हैं। उनकी उच्च शिक्षा, उनकी बड़ी यात्राएं, क्योंकि 9th हाउस हम क्या बताते हैं, हायर एजुकेशन। तो ये 11th से 9th है, सप्तम भाव। फिर हम इसको क्या मानते हैं, 12th से 8th, विदेशी की आयु, कष्ट, जुर्माना, क्लियर हो गया। ये हमसे संबंधित कोई विदेशी व्यक्ति है, इसमें हर बार यूरोपीय अमेरिकन को शामिल नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारे देश के भी लोग शामिल है जो अलग संस्कृति के, अलग धर्म के हैं, जिनका हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से कोई ज्यादा मेल नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में उसकी इंपॉर्टेंस है। तो उसके बारे में कुछ प्रकार की कोई चीज देखना चाहते हैं कि भाई उसको कोई ऐसा कष्ट हो रहा है, कष्टों से निदान। 7वां भाव बहुत बली अवस्था में है, इसका स्वामी बली होकर यहां बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा उसको कष्ट नहीं होगा, उससे निदान हो जाएगा। और अगर झगड़े के मूड में है तो निश्चित रूप से उसकी आयु क्षय होगी, हमारा जो विदेशी मित्र है उसकी आयु कम हो जाएगी। ये फ्रेंड कैसा माना जा रहा है, जस्ट फास्ट फ्रेंड। कोई बहुत क्लोज हो जाता तो फिर उसको 11वें भाव से देखते हैं, ठीक है। और विदेशी व्यक्ति को इस प्रकार का कोई जुर्माना, लेकिन वो जुर्माना आपके जीवन पर भी बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि वो आपकी कुंडली दिखा रही है कि भाई मान लीजिए इसका स्वामी कहीं एनिमी होकर यहां बैठा हुआ है और इस प्रकार का कोई प्रश्न आपके सामने आता है कि भाई इस प्रकार की उसको कोई विदेशी को उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने या उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर दी, उसके खिलाफ आपके कारण वो कार्रवाई हुई है, क्योंकि वो संबंध नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो बहुत कुछ बोलता है हमारा सप्तम भाव। और जैसे मैंने शुरुआत में बात बोली, सप्तम भाव बली, तो मेरे कुंडली के कोई भाव कम भी हैं तो मैं सारे भाव बली कर सकता हूं, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी विंडो है जिसके जरिए मैं दूसरे के भाग्य से जुड़ सकता हूं, दूसरे के कर्म फल का फायदा ले सकता हूं। तो सप्तम भाव को बड़े गंभीर होकर समझिए। जो माता पार्वती की इंपॉर्टेंस है भगवान शंकर के जीवन में, जो मां लक्ष्मी की इंपॉर्टेंस है भगवान विष्णु के जीवन में, वही आपके जीवन में सप्तम भाव की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, हम रिक्त हैं। तो इसको पवित्र रखिए, इसको सदा सम्मान दीजिए। अगर आप सप्तम भाव को सम्मान नहीं देते हैं, आप सब कुछ होने के बाद भी सब खो बैठेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आपके भाग्य में 7वें भाव के कारण पार्टनर का बल भी ऐड हो जाए और सदैव आप वो तप अर्जित करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।